ठीक है बच्चों, ये तो हो गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सबके सब मतलब कि तीन के तीनों क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, मतलब एटम के डिवाइड नहीं कर सकते एक बात। लेकिन बाद में विलियम क्रूक, थॉमसन आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड आए, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, चैडविक आए और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये तो पक्का हो गया कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के अंदर है। ठीक है, अब वैसे पार्टिकल तो और भी होते हैं, लेकिन हमें केवल उतने से ही मतलब है जो कि किसी रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपैक्ट करते हैं किसी रिएक्शन को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक। बाकी पार्टिकल्स अगर हम बात करना चाहें कि कितने सारे ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, एटम के अंदर के पार्टिकल हैं, तो इनमें लगभग 200 स्पीसीज इनकी हो सकती हैं, 200 स्पीसीज हो सकती है, जिनमें कि मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसा करके कितने ही पार्टिकल्स हैं। हमें मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, अब ये तो बात हो गई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। बात आई कि एटम पता है, एटम के अंदर के पार्टिकल पता है, इनका अरेंजमेंट कैसा है एक एटम के अंदर, मतलब एक एटम की बनावट क्या है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसी है। इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग एटॉमिक मॉडल आए। एक तरीके से इवोल्यूशन था, पहला मॉडल आया, फिर वो कैंसिल आउट हुआ, फिर कोई दूसरा मॉडल आया, फिर वो कैंसिल आउट हुआ, कुछ कमियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लूपहोल्स थे उनमें, तीसरा मॉडल आया, एक एक करके कई मॉडल आए। ठीक है, और समय के साथ कुछ नई ब्रांचेस भी आ गई केमिस्ट्री की, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी आई, और भी कुछ रेडियोस्कोपी आई, इस तरीके से कई ब्रांचेस आई। तो बिल्कुल जब इनिशियल स्टेट थी, जब जैसे इन तीनों पार्टिकल की खोज जिस समय हो रही थी, तो इवन हम कह सकते हैं कि अभी मैं जो आपको फर्स्ट मॉडल, मतलब पहला जो मॉडल है जो कि रिलेटेड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, परमाणु की संरचना से रिलेटेड, ये जो बताने जा रहे हैं, ये मॉडल न्यूट्रॉन से भी पहले आ गया था। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से ही पहले इसको बता दिया गया था। ठीक, तो इस मॉडल का नाम क्या था? इस पहले मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल, या वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, या थॉमसन मॉडल, क्योंकि जे थॉमसन ने मॉडल दिया था। वाटरमेलन तो समझ रहे होगे कि तरबूज के आकार का। प्लम पुडिंग मतलब ये होता है, पुडिंग मतलब एक स्वीट डिश होती है, एक डेजर्ट है जो कि आप रात के खाने के बाद खाते हैं। अब उसमें प्लम यानी कि उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो कि एम्बेडेड हो, गुंदे हुए हो, अंदर धसे हो। जैसा कि अगर आप एक तरबूज को काट करके देखें तो अंदर दिखता है कि ढेर सारा रेड कलर का मांस होता है, जिसमें ब्लैक कलर के ढेर सारे सीड्स एम्बेडेड होते हैं, काले काले बीज धसे हुए होते हैं। बस उसका ही सिमिलर ये मॉडल था जो कि दिया था जे थॉमसन ने। इसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। क्या था इसमें? कहा गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो चारों तरफ फैला हुआ है, यानी कैसे केवल ग्रीन सरफेस ही नहीं, ये अच्छे से चारों तरफ क्या है, फैला हुआ है। ठीक, ये फैला हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराना है तो चलो रेड कलर का बना देते हैं। ये तो क्या क्या है, ये है सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का सरफेस है जिस पर कि ये इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, धसे हुए हैं। ये सरफेस है पॉजिटिव चार्ज का जो कि पूरा फैला हुआ है, और उस पर ये इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर एम्बेडेड है, धसे हुए हैं। ये था पहला मॉडल। इसमें यह कहा गया कि जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह। कहा गया कि यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, मतलब सरफेस पर पूरा यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और उस पर निगेटिव चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, धसे हुए हैं कुछ सर्टेन प्लेसेस पर। मास इसका यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है, चारों तरफ इसका मास बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यही था इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक। इसमें क्या कहा गया कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली distributed throughout the surface, throughout the surface, and negative charge, negative charge is embedded on it. तीसरी बात ये कही गई कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसका। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो बात कही गई, यही था इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक। ठीक, जिसने इस मॉडल को फेल किया। नोट कर लेंगे इसको।
हेलो बच्चों, चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो एटॉमिक मॉडल्स थे उनमें सबसे पहला मॉडल था हमारा वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको कि दिया था जे थॉमसन ने। उसको हम लोगों ने डिटेल में देख लिया क्या था वो मॉडल और क्या थी उस मॉडल की कमियां। कमी ये थी कि उसमें यह कहा गया कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ एटम। कहा गया कि जो मास है, जो वेट है एटम का, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे के पूरे एटम में। ठीक है, फिर ऐसा था नहीं। क्यों ऐसा था नहीं? क्योंकि इसी समय पर एक चीज हुई। चीज ये हुई कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हो गई। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया किसने? रदरफोर्ड ने। ठीक, क्या किया उन्होंने? एक पूरा प्रॉपर सेटअप बनाया और उस सेटअप में उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, उनके आधार पर डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। साथ के साथ ये भी हुआ कि जो जे थॉमसन का मॉडल था वो गलत था। कैसा था उनका एक्सपेरिमेंट? यहां देख सकते हैं, सेटअप बना हुआ है। एक स्क्रीन लगाई उन्होंने। स्क्रीन में सबसे सेंटर पे रखा गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल। और यहां पर क्या था? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। कोई हो सकता है रेडियो की नेचर का मेटल। अल्फा पार्टिकल्स क्या है बता चुके हैं कि अगर हीलियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उस पर क्या बनता है? पार्शियली डबली आयोनाइज्ड। हीलियम क्या है बेटा? डबली आयोनाइज्ड हीलियम क्या कहलाएगा? अल्फा। तो कोई सोर्स लिया, मान लीजिए पोलोनियम ले लिया, ये अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है। ये देख सकते हैं लिखा है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की बीम गई, इस मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करी। स्ट्राइक करने के बाद इसमें सेटअप किया गया है, जो स्क्रीन थी इसमें कई जगह पे माइक्रोस्कोप लगा दिए गए और ऑब्जर्व किया गया। ये क्या है? सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, ये स्क्रीन है। ठीक, स्क्रीन जिंक सल्फाइड की या लेड सल्फाइड की कोई स्क्रीन हो सकती है, बनाई गई। कई जगह पे माइक्रोस्कोप अरेंज किए गए जिससे कि देखा जा सके कि अल्फा पार्टिकल्स जब इस गोल्ड फॉइल से होकर के गुजर रहे हैं, इसको पेनिट्रेट करके, इसको छेदित करके आर पार जा रहे हैं, तो इनका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, अब एक प्रश्न ये आता है कि गोल्ड फॉइल को क्यों लिया गया? गोल्ड फॉइल को इसलिए लिया गया क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के गुण, तो उनमें एक चीज होती है मैलिएबिलिटी, धातु वर्धनीयता। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि कौन सा मेटल बहुत कितना सॉफ्ट है और मैलिएबल कितना है, यानी किसकी थिनेस्ट फॉइल बना सकते हैं, सबसे पतली चादर किसकी बना सकते हैं। तो क्योंकि पता है कि गोल्ड बहुत ज्यादा मैलिएबल नेचर का है, इसकी पिटाई कर करके इसका सबसे थिन सीट बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, इसलिए गोल्ड को यूज किया गया। ठीक है, बहुत ही थिन थी, कह सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -10 मीटर क्या थी इसकी थिकनेस थी, इतनी पतली थी। इससे इतनी पतली थी, इतनी थिन थी फॉइल। इससे पार होकर के जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स गए तो अलग अलग माइक्रोस्कोप ने उनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया। कैसा बिहेवियर है, कौन स्ट्रेट जा रहा है, कौन वापस जा रहा है, कौन अपने रास्ते से डेविएट हो रहा है, भटक जा रहा है, इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया अलग अलग लगी माइक्रोस्कोप ने। तो देख सकते हैं एक लाइन एकदम सीधी गई है, यानी कि अल्फा पार्टिकल से होकर के सॉरी इस गोल्ड फॉइल से होकर के कुछ पार्टिकल्स, कुछ क्या कह सकते हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा पार्टिकल का बिहेवियर ऐसा था जो कि बिल्कुल सीधे अपने रास्ते पर जा रहे थे, बिल्कुल भी डेविएट नहीं हो रहे थे। उनमें से बहुत कम थे जो अपने रास्ते पर वापस हो जा रहे थे। इस माइक्रोस्कोप का विज्यूम करें कि लगभग इसी ग्रीन वाले रास्ते पर वापस है। ठीक, और कुछ थे जो कि एक स्लाइट एंगल पर, थोड़े एंगल पर भटक जा रहे थे। इसको और डिटेल से यहां दिखाया गया है कि ये देख सकते हैं, ये एटम है जो ब्लैक कलर का सर्किल है और अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल जाने पर 99% अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेट करते हुए आगे चले गए, बिल्कुल सीधा जिस रास्ते से जा रहे थे इसको पेनिट्रेट करते हुए आगे बढ़ गए। बहुत कम थे, 1 in 10,000 ऐसा था, 10,000 में कोई एक था जो कि वापस अपने रास्ते पर आ गया। और कुछ ऐसे भी थे जो कि बहुत कम एंगल पर, कुछ छोटे एंगल्स पर गए और वापस मुड़ गए और उनका रास्ते से डेविएट हो गए, भटक गए या मुड़ गए। ठीक, तो इसके बेसिस पर फिर रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने अपनी कुछ थ्योरीज दी। तो ये क्या है? ये है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। और ये क्या है? ये है रदरफोर्ड्स ऑब्जर्वेशन। जो चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी, जो चीजें उन्होंने देखी, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। ठीक, तो इसके आधार पर उन्होंने कुछ चीजें बताई कि कैसा होता होगा एटम। उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्ड in straight line, in straight line. Number 2, very few, कितना very few? 1 in 1000 return back, और few alpha particles
डेविएटेड इन स्लाइट एंगल्स, छोटे छोटे कोणों पर मुड़ गए। कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत कम अपने छोटे छोटे एंगल्स पर मुड़ गए, कुछ थे जो कि वापस अपने रास्ते पर चले गए, और ज्यादातर सीधा चले गए। अब ये जो तीन बातें लिखी हैं, ये एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन, इनसे कुछ बातें क्लियर हो गई। जैसा कि थॉमसन ने बोला था कि जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम, ये बात तो गलत है। मास कुछ निश्चित जगह है, वहां पर कंसंट्रेट है, इकट्ठा है, कलेक्टेड है। ठीक, तो मास क्या है, कुछ सर्टेन प्लेस पर इकट्ठा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई जगह ऐसी है जहां अल्फा पार्टिकल जाकर के वापस आ जा रहे हैं, ये देखो एरो इधर भी गया फिर वापस आ गया, अगर कुछ निश्चित जगह ऐसी है किसी एटम के अंदर, बात समझो, अगर ये गोल्ड की फॉइल है तो इसमें ढेर सारे एटम्स रहे होंगे गोल्ड के, उन्होंने मिलकर के ही इस एक मैटर बनाया, यानी कि गोल्ड की फॉइल बनाई। इस गोल्ड की फॉइल में क्या हुआ होगा, अल्फा पार्टिकल गए और वापस आ गए, सबसे तो नहीं वापस आए। इसका मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एटम को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो एटम में ज्यादातर प्लेस कैसा है, हॉलो है। अब इस पे कुछ ऑब्जर्वेशन लिख लो, इस पे कुछ हम चीजें कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज हॉलो, खोखला है ज्यादातर स्थान। मास इज कंसंट्रेटेड इन अ सर्टेन प्लेस, and that certain place with a rigid mass इज न्यूक्लियस। बात समझना, अल्फा पार्टिकल का बिहेवियर होता है पॉजिटिव, बात समझ रहे हैं। हीलियम का अगर हम न्यूक्लियस कह रहे हैं तो न्यूक्लियस का मतलब हीलियम जब अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे तब हीलियम में जो बचा, क्या बचा, केवल पॉजिटिव चार्ज बचा। तो अल्फा पार्टिकल का बिहेवियर पॉजिटिव होता है, बीटा पार्टिकल या बीटा रे अगर कोई कहे तो उनका बिहेवियर नेगेटिव होता है, और अगर गामा कहे तो न्यूट्रल होता है। तो अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव रेज, अगर कोई पॉजिटिव रे हम भेज रहे हैं और कोई उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, मतलब पक्का वो चीज भी कैसी है, पॉजिटिव इन बिहेवियर है। पॉजिटिव रेज गई, पॉजिटिव रेज वापस आ गई। मतलब अगर कोई पॉजिटिव रेज जा रही है और उनको कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमको पता है सेम चार्ज रिफ्लेक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते। तो अगर पॉजिटिव रे भेजा तो कोई वो जो जगह है, जो सर्टेन प्लेस है, जो कि ठोस है, रिजिड है, वो पक्का वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। यानी कि पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसी सर्टेन रिजिड यानी कि ठोस जगह पर कंसंट्रेटेड है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो रिजिड जगह है जो कि वापस भेज दे रही है, ये न्यूक्लियस है। एक बात तो, पहली बात तो ये क्या है, न्यूक्लियस है। दूसरी बात रिजिड है, रिजिड का मतलब यहां पर है पूरा का पूरा मास, ठीक। और मास के साथ एक बात और कि यहीं पर है पूरे के पूरे कौन, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मींस पॉजिटिव पार्टिकल्स, ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल्स। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज की किसने, रदरफोर्ड ने। एक प्रॉपर सेटअप बनाया, उससे कुछ ऑब्जर्वेशन और उनसे कुछ रिजल्ट्स। ठीक, ये ऑब्जर्वेशन और इनसे कुछ रिजल्ट, इतना नोट कर लें।
ठीक है, ये था रदरफोर्ड की डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और उनका बिहेवियर, यानी उनके ऑब्जर्वेशन और उनके कुछ रिजल्ट्स। फिर जैसे उन्होंने न्यूक्लियस की खोज कर ली तो उन्होंने फिर दिया अपना प्रॉपर एक मॉडल, वो था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने बताया कि एटम की स्ट्रक्चर जे थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था या वाटरमेलन मॉडल था वैसी ना होकर के अलग होगी, वो कैसी, क्योंकि वो उन्होंने प्रॉपर समझाया। उन्होंने कहा कि जैसे जब उन्होंने प्रॉपर न्यूक्लियस की खोज कर ली, न्यूक्लियस का बिहेवियर बता दिया कि न्यूक्लियस के अंदर कहां पर पॉजिटिव चार्ज है, एक सर्टेन प्लेस पर है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, सर्टेन प्लेस है, वो मास प्रोवाइड कर रहा, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा, ये सब बताने के बाद उन्होंने जो मॉडल दिया उसकी तुलना उन्होंने करी किससे, प्लेनेटरी सिस्टम से या सोलर सिस्टम। जैसे कि सौर मंडल में सारे के सारे ग्रह, जैसे सूर्य यानी कि सन सेंटर में है और उसके चारों तरफ अपनी अपनी ऑर्बिट है सबकी, और सब अपनी अपनी ऑर्बिट में सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। रिवॉल्व समझते हो ना, एक तो वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ पर, दूसरी बात खुद हर प्लेनेट अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक ऐसे ही सेंटर में होता है न्यूक्लियस जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है यानी कि प्रोटॉन है। अभी बार बार देख रहे हो आप लोग न्यूट्रॉन का नाम नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, आल्दो मैंने बता दिया है पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो अभी तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्टेड है, इकट्ठा है, वो सन के जैसा है, वही न्यूक्लियस है, रिजिड है, वेटेड है, उनके चारों तरफ सर्टेन पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, सबका अपना अपना, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक सर्टेन ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल है और उस पर रिवॉल्व कर रहे हैं। ये बात कही रदरफोर्ड ने। क्या कहा उन्होंने, कहा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड सोलर मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल, जैसे प्लैनेट्स अरेंज है अराउंड अर्थ, अराउंड सन, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है अराउंड न्यूक्लियस। पहली बात क्या थी, इन्होंने कहा एटम कंटेन्स लार्ज एम्प्टी स्पेस, लार्ज एम्प्टी स्पेस, बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे थे। नंबर 2, पॉजिटिव चार्ज इज एज सेंटर न्यूक्लियस, सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, वहीं से अल्फा पार्टिकल टकराकर वापस आ रहे थे। तीसरा, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मच मच स्मॉलर देन एटम, यानी कि एटम, पूरे के पूरे एटम के कंपेयर में जो न्यूक्लियस का स्पेस है बहुत ही ज्यादा छोटा है। फोर्थ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस फार फ्रॉम ईच अदर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ फार फ्रॉम ईच अदर, और हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहता है। नंबर 5 पॉइंट, एन एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम अपने आप में पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव ना निगेटिव। निगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए सेंटर में बैठे होते हैं प्रोटॉन, तो ओवरऑल एक एटम न्यूट्रल होता है, तभी कोई चीज स्टेबल, कोई मैटर या कोई एटम स्टेबल होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, जैसे कि अपने अपने ऑर्बिट में, ठीक, जैसे कि प्लैनेटरी सिस्टम होता है, ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उसको काउंटर बैलेंस कर रहा होता है कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात समझना, जैसे सेंटर पर बैठा हुआ है प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, चारों तरफ है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसको प्रोटॉन्स सेंटर पर, न्यूक्लियस पर बैठे हुए प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, लेकिन जब ये घूम रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर या वॉशिंग मशीन होता है, उनमें क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, यानी कि सेंटर पे आई हुई चीज को बाहर की तरफ फेंकना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर से लगा फोर्स जो कि सेंटर से दूर की तरफ फेंके चीजों को, ठीक है। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर खींचेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर फेंकेगा, तो ओवरऑल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये देखो, जैसे कि ये एक सोलर सिस्टम है, ठीक, सोलर सिस्टम है, सेंटर पे कौन है, सन, और ये चारों तरफ अलग अलग मैक्सिमम दूरी पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड सन। वैसे ही अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपने अपने सर्टेन सेल उनका एनर्जी लेवल है या उनका ऑर्बिट कह सकते हो है, और उस पर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेंटर पर कौन बैठा हुआ है, प्रोटॉन, और ये स्ट्रक्चर हमारी न्यूक्लियस की है, ये अलग अलग सेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, इन पर रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इतना सा था हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, सोलर मॉडल, ठीक है, नोट कर लेंगे। देखें, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्या था इस मॉडल का, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल क्या था, अगर कोई चार्ज पार्टिकल बिना किसी तरीके की, आप कह रहे हैं कि ये इसके चारों तरफ अराउंड कर रहा है अपने सर्टेन ऑर्बिटल में, जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा, लेकिन एक बात सीधी सी है कि कोई पार्टिकल अगर रेगुलरली किसी मूवमेंट में है, तो जो क्लासिकल लॉ है, जो मुख्य रूप से जो नियम है मैकेनिक्स के और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के, यानी कि फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये कहती है कि अगर कोई पार्टिकल रेगुलरली मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, वो रिवॉल्व हो रहा है, वो सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट कर रहा है, तो इनएविटेबली इट रेडिएट सम एनर्जी, वो
रेगुलर कुछ ना कुछ अमाउंट में अपनी एनर्जी रेडिएट करता रहेगा, बाहर निकालता रहेगा या खोता रहेगा। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल लगातार कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि इसकी एनर्जी कम होगी तो इसका पाथ छोटा होने लगेगा, क्योंकि देखो लगातार ये सेंटर में बैठा हुआ प्रोटॉन इनको बाहर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा होगा, ये निगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर ही रहा होगा। दूसरी बात, ये अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे, एनर्जी है ना, तभी तो मूवमेंट कर रहे हैं, तभी रिवॉल्व कर रहे हैं, और उस एनर्जी को खो भी रहे होंगे, क्योंकि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहती है कि अगर कोई पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल रेगुलरली किसी तरीके का मोशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी वो खो भी रहा है, उनकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी और ये अपने सेंट्रल मैटर न्यूक्लियस इसको पुल करेगा प्रोटॉन की वजह से, तो धीरे धीरे नजदीक आएंगे, इनका पाथ छोटा होता जाएगा, छोटा होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा और न्यूक्लियस में बैठे प्रोटॉन के पास जाकर के कोलैप्स हो जाएगा, दोनों जाके मिल जाएंगे, प्लस माइनस मिलेंगे, ये जो एटम है वो कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि एटम समाप्त, खत्म। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई मैटर होता ही ना, किसी तरीके का कोई भी स्टेट में कोई मैटर, कोई पदार्थ, कोई सब्सटेंस सर्वाइव ही ना करता, होता ही नहीं। अगर हम लोग अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं, जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, वो कोई गैस हो, वो कोई एमॉर्फस सॉलिड हो, वो कोई लिक्विड हो, वाटर हो, कुछ भी हो, सब चीजें हैं तो अपनी स्टेबल स्टेट में, मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर वो सर्वाइव, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो है, मतलब ये मॉडल पूरी तरीके से क्या है, गलत है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लॉ ये कहते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेगुलर मूवमेंट में है तो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करेगा, रेडिएट करेगा, और उसकी वजह से उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी खोता जाएगा, सेंट्रल मैटर न्यूक्लियस पुल करेगा प्रोटॉन की वजह से, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अलग अलग चार्ज, अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और अंत में जाकर के ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, एटम कोलैप्स कर जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा। तो ये मॉडल यहाँ पर हो गया इनका फेल। अब अगला मॉडल जब आएगा वो आएगा बोहर्स का मॉडल, और उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो अगला मॉडल आया बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल देखें, हर मॉडल एक तरीके से नेक्स्ट स्टेप होता है पिछले मॉडल का। ठीक है, जब रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं अपने ऑर्बिट्स में, तो उन्होंने ऑर्बिट्स में मूवमेंट की बात तो कही, बाद में स्टेबिलिटी एक फैक्टर था, स्थायित्व तो एक फैक्टर था, जिसकी वजह से उनका मॉडल पूरी तरीके से डिस्कार्ड हो गया। नील बोर ने क्या कहा, नील बोर ने कहा कि हाँ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स में मूवमेंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते करते एक बार जाके सेंटर में गिर पड़े ना। हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक सर्टेन एनर्जी लेवल है, वही उसका सेल है, और इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी लेवल में मूवमेंट करेगा। ठीक है, हाँ, यह जरूर हो सकता है कि अगर उस इलेक्ट्रॉन को किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिल जाए तो वो अपने एनर्जी से जंप करके किसी हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। ठीक, और वापस से उससे वो एनर्जी वापस छीन ली जाए तो फिर से अपने एनर्जी लेवल पर वापस आ जाएगा। ये बात कही उन्होंने। क्या कहा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इन्होंने कहा, ये थे इन्होंने 1930 में नील बोर नाम से, नील बोर इनका पूरा नाम था, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एटम की जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन एनर्जी लेवल कॉल्ड सेल, इलेक्ट्रॉन अपने सर्टेन एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व करते हैं जिनको कहते हैं सेल। यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस बैठा हुआ है, ये कौन है, न्यूक्लियस, इसके अराउंड मूवमेंट करेंगे, आप रिवॉल्विंग मूवमेंट करेंगे और अपने सर्टेन एनर्जी लेवल पर ही मूवमेंट करेंगे। While revolving in orbit, it does not lose or gain energy. किसी तरीके की एनर्जी ना तो लूज करेंगे ना तो गेन करेंगे। उनकी एक सर्टेन डिस्टेंस है न्यूक्लियस से हर इलेक्ट्रॉन की, और अपना सबका एक एक ऊर्जा स्तर है, एनर्जी लेवल है, जो कि उसका सेल है, और उसी सेल में मूवमेंट करेगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इन्होंने कहा, आफ्टर गेनिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप टू द हायर एनर्जी लेवल एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी आप दे दें तो अपने से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, और वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगर उससे वापस छीन ली जाए तो फिर से वापस अपने एनर्जी लेवल पर आ जाएगा। ये था बोहर के एटॉमिक मॉडल की स्ट्रक्चर। कैसी थी, ये सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है जहां पर प्रोटॉन बैठा हुआ है, अभी भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है। ठीक, यहां पर बैठा हुआ है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सब बातें रदरफोर्ड की सही, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर सही, सब कुछ सेम। उनका केवल एक जो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आ गया था, वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे कि एटम स्टेबल क्यों है, बचा क्यों रह जाता है। तो वो बात इन्होंने क्लियर कर दी कि भाई देखो, ये बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है जिस पर प्रोटॉन है, हर इलेक्ट्रॉन अपने एक सर्टेन एनर्जी लेवल में मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है, मान लो कोई के सेल का इलेक्ट्रॉन है तो वो वहीं पे रहेगा, एल वाला एल में रहेगा, एम वाला एम में इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक से ज्यादा है तो भी अपनी सेल में रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि के वाला अगर उसको ज्यादा एनर्जी मिल जाए तो वो एल के पास चला जाए जंप करके, फिर वापस उससे एनर्जी छीन ली जाए तो फिर से अपनी सेल में वापस आ जाए। और इन सेल्स को एक नाम दिया गया, न्यूक्लियस के नजदीक जो सबसे पहली सेल थी वो के, उसके बाद एल, फिर एम, फिर एन, ओ, पी, ऐसे करके लगातार।
ठीक। और अगर इनको सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो ये हमारा न्यूक्लियस के सबसे नजदीक फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल, या फिर फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, ये सेल्स हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, सब अपने अपने फिक्स एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। इतना था बोहर का मॉडल, ठीक है। और सही पूछिए अगर सीक्वेंस के हिसाब से, तो अब आती है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे बेरिलियम के न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई गई और कैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, वो चीज हम पहले बता चुके हैं। तो यहां तक था, इतना नोट कर लें आप। ओके बच्चों, अभी तक थे हमारे पूरे के पूरे एटॉमिक मॉडल। देखिए सही पूछिए तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बाद फिर एक केमिस्ट्री की स्पेशल ब्रांच आई जिसका नाम था स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि स्पेक्ट्रम बनाया गया अलग अलग एलिमेंट्स का, जिनमें सबसे पहला स्पेक्ट्रम बनाया गया हाइड्रोजन का। और उसी समय प्लांक्स के रूल आए, प्लांक आए, मैक्सवेल आए, और उन लोगों ने अपने अपने स्पेक्ट्रम क्रिएट किए, हाइड्रोजन से शुरुआत करी उन्होंने, और फिर और फर्दर डेवलपमेंट होता गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। लेकिन अभी तक इतना ही काफी है कि बोहर्स के मॉडल तक, और इसके बाद हम लोग समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीटली कैसी है, फिर वो थोड़ी सी डिटेल की बात हो जाएगी और कोई मतलब भी नहीं उन चीजों का। देखें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो जैसे ये एक स्ट्रक्चर है एटम की, जिनमें यहां पर न्यूक्लियस है और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यहां कंसंट्रेटेड है, यानी यहां कौन है, प्रोटॉन्स है। अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग जगह पर जिसका जैसा एनर्जी लेवल है, जो कि बोहर ने कहा, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर ये एक पूरा का पूरा एटम है, तो इस एटम के सेंट्रल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, और यहीं पर है न्यूट्रॉन भी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो लोग हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, धनावेश है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उस पर कोई आवेश नहीं है। एक बात और कि प्रोटॉन से कहीं ज्यादा हैवी होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन से कहीं ज्यादा हैवी होता है न्यूट्रॉन, थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन होता है। तो दोनों मिलकर के एक रिजिड पार्ट, एक ठोस भाग बनाते हैं एटम का, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। उसके बाद शुरू होते हैं अलग अलग सेल्स, अलग अलग कक्षाएं, अलग अलग एनर्जी लेवल, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल, क्यू सेल, अलग अलग एनर्जी सेल्स। और वहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अपनी एनर्जी के हिसाब से, वो रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बाई चांस किसी को थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर से अगर एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, अपने एनर्जी लेवल से थोड़ा हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, फिर उनसे वो एनर्जी वापस छीन ली गई, फिर वापस आ गए, है ना। जैसे कोई अगर मेटल के सरफेस पर अगर सपोज करें लाइट पड़ रही है तो चमकता है, क्यों, क्योंकि लाइट का जो सोर्स है उससे फोटॉन्स आ रहे हैं, मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद उस चीज को इल्यूमिनेट करते हैं, चमक पैदा कर देते हैं, ठीक है। और वापस से जब लाइट का सोर्स हटा लिया जाता है तो फिर कोई चमक नहीं, मतलब एनर्जी मिली थी तो फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, हायर एनर्जी लेवल पर गए, जब सोर्स छीन लिया गया तो वापस शांत, फिर कोई चमक नहीं, है ना। तो एक्सटर्नल सोर्स से अगर एनर्जी मिलती है तो कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल पर जाते हैं, फिर वैसा वो सोर्स हटते ही वापस। तो ये था एक स्ट्रक्चर एटम का, एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गई। अब इनमें तीन पार्टिकल का नाम आया, यहां पर इलेक्ट्रॉन थे, सेंट्रल में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनका तीनों का बिहेवियर हम लोगों ने बार बार इनकी डिस्कवरी भी पढ़ा है, इनका बिहेवियर पढ़ा है। एक छोटी सी ग्राफ को पढ़ करके सब कुछ हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। देखो पहला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, -1 E0। ये जो नीचे -1 है, ये सब स्क्रिप्ट है, और कोई चीज जब ऊपर होती है वो सुपर स्क्रिप्ट होती है। तो नीचे का -1 बता रहा है कि इस पर -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, एक इकाई ऋण आवेश है। ऊपर का नॉट बता रहा है इस पर कोई मास नहीं, इसके पास होता भी है तो एज कंपेयर टू प्रोटॉन कितना कम होता है, 1837 गुना कम होता है इलेक्ट्रॉन, इतना हल्का है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। वही अगर हम पूछे प्रोटॉन कितना भारी है इलेक्ट्रॉन से, तो प्रोटॉन भारी है 1837 गुना भारी है, प्रोटॉन भारी है। तो बिल्कुल नेग्लिजिबल, नगण्य है, तो उसको जीरो ही मान लेते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन के मास को, इलेक्ट्रॉन के वेट को। दूसरा आता है प्रोटॉन 1H1, एक आवेश इसका, एक धन आवेश इस पर चार्ज है और एक इसका मास है। अगर प्रोटॉन का मास अगर हमने 1 मान लिया तो उसका प्रोटॉन के मास का 1837वां भाग है इलेक्ट्रॉन के पास, इतना छोटा इलेक्ट्रॉन, इतना हल्का इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पर 1 होता है, थोड़ा सा इक्वली रखते हैं, वैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन ज्यादा हैवी है। तीसरा आता है न्यूट्रॉन 0N1, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन मास 1 यूनिट है, चार्ज कुछ भी नहीं है, मास 1 है, ठीक। ये मास, ये चार्ज, ये सिंबल, ठीक, ये चार्ज, ये मास, ठीक। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना चार्ज, +1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन पर मास कितना, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -31 kg, 9.1 × 10 की घाते 31 kg। प्रोटॉन पर 1.6 × 10 की घाते
ऋण 27, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -27 kg, न्यूट्रॉन पर 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -24 kg। ये था तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल पर चार्ज और मास। हर जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, एक एटम के अंदर के जो पार्टिकल हैं, यानी कि तीनों इंपॉर्टेंट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन पर चार्ज, उन पर मास। ये एक स्ट्रक्चर एक एटम की। अब खेल शुरू होता है आगे का, यानी कि एटम एटम के बाद उनका एटॉमिक नंबर। अब देखना, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। एक्चुअली एटॉमिक नंबर कैसे डिसाइड किया जाता है? ये बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर डिक्टेट किया जाएगा उस पर्टिकुलर एटम को। ठीक, लेकिन अब हमको एक बात तो पता ही है कि कोई एटम है, ओवरऑल तो वो न्यूट्रल होता है, यानी उस पर जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इस नंबर ऑफ प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाता है कि ये बराबर हो जाता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? टू प्रोवाइड अ स्टेबल और न्यूट्रल स्ट्रक्चर। एटम को एक स्टेबल यानी स्थिर और न्यूट्रल यानी बिना किसी आवेश की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसी में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर उसको दिया जाता है। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं Z इक्वल टू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट मास नंबर। मास नंबर क्या होता है बेटा? मास नंबर होता है सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स यानी जो न्यूक्लियस के अंदर है। और न्यूक्लियस के अंदर है कौन? न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का अगर सम कर दे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ दे तो हमें मिल जाएगा मास नंबर या एटॉमिक मास। ठीक, इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई। अब अगर देखो बेटा ऐसा करके लिखा हुआ है 17Cl35, यानी कि ये लिखा हुआ है कि इस क्लोरीन, ये तो क्लोरीन है, नीचे वाले को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और ऊपर लिखे हुए को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। यानी कि 17 इसका क्या है? Z है, यानी कि Z इक्वल टू 17, यानी कि 17 क्या है? प्रोटॉन, यानी कि इतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बेटा देखो इसका मास कितना है? 35, यानी कैपिटल A यानी एटॉमिक मास इज इक्वल टू 35। ये क्या क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला दिमाग लगाना है। इस क्लोरीन के पास, ये जो बना हुआ है क्लोरीन, ये जो बना हुआ है क्लोरीन, इसके पास है 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। दोनों दो चीज तो पता हो गई। तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल बचा न्यूट्रॉन, उसको पता करना है। कैसे करेंगे? ये जो 35 है बराबर है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। यानी हम कह सकते हैं प्रोटॉन का नंबर कितना है? 17 रख दो, न्यूट्रॉन पता नहीं, दोनों जुड़कर के कितना होंगे? 35 दे रखा है। न्यूट्रॉन को यहीं रोक लो, 35 को यहीं रहने दो, 17 को उधर भेजो, निगेटिव में जाएगा, यानी कितना आ गया? 18। ठीक, 8 7 15। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है 17, प्रोटॉन है 17 और न्यूट्रॉन है 18। किसके अंदर? क्लोरीन के अंदर। ठीक है, इस क्लोरीन के एटम के अंदर। ठीक, अब अगर बात करो कि ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनी रही होगी, है ना, तो यहीं से शुरू हो जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? अलग अलग एनर्जी लेवल, जिनकी अभी बोर बात कर रहे थे। ठीक, यानी कि कन्फिगरेशन, वैलेंसी और स्ट्रक्चर। बनाते हैं अपना क्लोरीन 17Cl35। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 17Cl35 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17, यानी कि टोटल इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी 17 प्रोटॉन है। एक बात याद रखना कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन हम इलेक्ट्रॉन्स का करते हैं कि सेंटर पे तो प्रोटॉन बैठे हुए हैं 17, याद रखना कैसे? ये सेंटर, इस पे बैठे हुए 17 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? 18 न्यूट्रॉन, है ना। न्यूक्लियस पे दोनों होते हैं ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन। फिर इसके पास कितनी सेल हैं और उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और कैसे हैं? अभी हमको पता नहीं कितनी सेल है, ऐसे ही हम एक आइडिया से 2 बना ले रहे हैं। अभी पता करते हैं कितनी। ठीक, पता करते हैं कितनी। उसके पहले आगे बोहर्स सेल, थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बोहर्स सेल क्या होते हैं और बोहर्स सेल कैसे बताते हैं किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा। देखो देखो बेटा, ये न्यूक्लियस, इसके बाद ये पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। मान लो चौथा रहा हो तो ये चौथा। KLMN, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। बोहर सेल जो थी
उनके लिए उन्होंने बोहर्स फार्मूला दिया था। क्या था? उस फार्मूले का नाम था 2n² रूल। 2n² रूल। उन्होंने कहा था कि नंबर यानी जो सीक्वेंस हो, जो क्रमांक हो एनर्जी लेवल का, वो रख दो इस n की जगह, और तुरंत पता चल जाएगा कि k के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, l के पास कितने होंगे, m के पास कितने होंगे और n के पास। k नंबर 1 होता है, l2, m3, n4, ये अलग अलग एनर्जी लेवल से। ठीक, k नंबर 1, l नंबर 2, m नंबर 3, n नंबर 4। अब रखते इसी फार्मूले पर 2 n की जगह 1 स्क्वायर, 2 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी 2 1 2, यानी इन पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट 2 n की जगह पहले हमने 1 रखा था, अब की बार 2 रखते हैं स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, यानी इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 2n², अब की बार 3 रखते हैं, 1 रख चुके, 2 रख चुके, 3 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट रखते हैं 4, 2 इन ब्रैकेट 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, 16 2 जा 32, यानी कि 32 32 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद पांचवा आ जाए तो उसको भी रख दो, कोई डरने की बात नहीं, लगातार आप रखते चले जाइए, जैसे जैसे एनर्जी लेवल आते जाए वैसे वैसे वैल्यू पुट करते जाइए, आपको पता चल जाएगा। तो हमें पता चला कि जब पहली सेल में इलेक्ट्रॉन किसी के जाते हैं तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ये पता है क्या? ये हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां? इन दैट पर्टिकुलर सेल। उस पर्टिकुलर सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसी का यूज करके हम पता करते हैं कि अगर 17 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और इन अलग अलग एनर्जी लेवल्स में गए होंगे तो कितने कितने गए होंगे, कितने सेल होंगे इसके पास, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, ठीक है, करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 17 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 17 को सबसे पहले गए होंगे के में, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में। 17 इलेक्ट्रॉन है। के पास कितने जा सकते हैं? के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। बात खत्म। अभी कितने बचे? 17 में 2 चले गए के पास। अभी एल के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट एनर्जी लेवल में, एनर्जी लेवल नंबर 2 में जाएंगे। इनके पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 8 2 10, अभी 7 बाकी है। फिर इनके पास जाएंगे कितने? 7। क्यों? क्योंकि थर्ड एनर्जी लेवल पे 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ये लिखा है थर्ड एनर्जी लेवल 18 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास बचे ही 7 थे, क्योंकि 2 के पास चले गए, सेंटर की तरफ से फिल होना शुरू होते हैं ना न्यूक्लियस के नजदीक, तो 2 के पास, फिर 8 एल के पास और 7 एम के पास। मतलब अब ये कह सकते हैं कि भाई, क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 3 सेल लगे क्लोरीन के पूरे 17 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होने में। यानी कि पहली सेल के पास 2 गए होंगे, एक यहां एक यहां। दूसरे के पास 8 गए होंगे, सॉरी दूसरे के पास 8 गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरे के पास 7 गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये है हमारा क्लोरीन का न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसीय सिस्टम। किसका? क्लोरीन का। ठीक है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम एक काम और भी कर सकते हैं। वो काम क्या कर सकते हैं? कॉन्फ़िगरेशन तो हमने देख लिया, ये कॉन्फ़िगरेशन, ये लिखा है स्ट्रक्चर, ये हो गया स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के पास 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमको ये पता चल गया कि टोटल 3 सेल में हमारा पूरा काम हो गया। पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन 3 सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। पहली सेल, दूसरी सेल और तीसरी सेल। पहली सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन गए, दूसरे के पास 8, तीसरे के पास 7। सब पता चल गया, यानी कॉन्फ़िगरेशन फिनिश, स्ट्रक्चर फिनिश। एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक मास पता है, सब पता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, 17 प्रोटॉन, 17 न्यूट्रॉन, सब पता है। एक चीज और पता हो जाए तो अच्छा हो जाए, जिसका नाम है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कितने इलेक्ट्रॉन कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसीय एटम कितने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, यानी दान दे सकता है, किसी से बोरो कर सकता है, यानी उधार ले सकता है, या कितने इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर सकता है। यह है वैलेंसी। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक, वैलेंसी क्या है बेटा? वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी। भाई देखो, वैलेंसी पता करना है। अच्छा, अब एक बात याद रखना कि ये जो 2 8 18 32 का नंबर है, ये मैजिकल नंबर है। मैजिकल नंबर कैसे है? अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, सबसे बाहर की सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है,
8 है तो स्टेबल है, 18 है तो स्टेबल है, और 32 यानी 32 है तो भी स्टेबल है। ये है क्या? ये एक्चुअली इनर्ट गैसेस का आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन है। यानी इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हीलियम 2, नियान 8, आर्गन 8 और क्रिप्टन 18। तो इनर्ट गैसेस कौन होती है? अक्रिय गैसेस, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहती हैं। जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें सबसे लास्ट का जो 18th ग्रुप होता है वहां होता है कि हे नेता और कर्मचारी जीते रहना, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। तो ये थोड़ा रेडियो एक्टिव नेचर का रेडान होता है, इसको छोड़ करके ऊपर हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान। याद करने की ट्रिक है, हे नेता और कर्मचारी जीते रहना। ठीक, तो इनका एटॉमिक नंबर होता है 2, इनका होता है 10, इनका होता है 18, इनका होता है 36। ठीक, तो इनसे क्या पता चल सकता है? इनका होता है 54। बात समझो, इनका अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनके आउटर मोस्ट, इनके पास एक ही सेल 2 इलेक्ट्रॉन, इनका करेंगे तो आएगा 2,8, इनका करेंगे आएगा 2,8,8, इनका करेंगे 2,8, 18,8। ठीक, देख रहे हैं कि इनके सबके पास 8 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, 8 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये जो 8 है ये नंबर है स्टेबिलिटी का। 8 अगर किसी के पास हो तो वो स्टेबल है। हर एलिमेंट का एक बिहेवियर होता है कि वो इनर्ट गैसेस जैसा बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो उसकी वजह से वो अचीव करना चाहेगा कि 8 या तो किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे करके आ जाए, या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आ जाए, या किसी के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 8 का नंबर मिल जाए। इसी वजह से ये जो क्लोरीन 17 है, इसके पास 7 है। अगर इनको भाई साहब को 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया जाए तो इनका 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8। आउटर मोस्ट सेल में अब कितने हो गए? 8। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेंगे? बोरो करेंगे, उधार लेंगे। और इस 1 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक ऋणावेशित कण है, नेगेटिव कण है। तो वो जिसके पास पहुंचेगा उतनी उसके पास नेगेटिविटी बढ़ेगी। यानी कि इस क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी -1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन लेते इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट सेल में। ठीक, अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होता तो +1। ठीक, कोई पूछे कि इस क्लोरीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये फिर -1 मत बोलना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में होते हैं, और वैलेंस सेल होती है सबसे आउटर मोस्ट सेल, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये तीसरी जो सेल है, सबसे बाहर की सेल है, इस पर इलेक्ट्रॉन है 7। तो यही 7 है इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी है? वो होगी -1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बारो कर रहा है। ठीक, तो ऐसे ही ढेर सारे स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इतना बना लेंगे।